हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह आज भी हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए 30 प्रश्न जीके के। तो रोज ये क्लास हम लोग करते हैं जिसमें 30 प्रश्न जीके के मैं आप लोगों को करवाती हूँ। पूरे प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं, तो लगभग एक क्लास में आप 30 से लेकर 50 तक नए प्रश्नों को सीख जाते हैं। तो ये क्लास आपका जो एग्जाम होने जा रहा है पेट का 28 और 29 अक्टूबर को, उसको ध्यान में रख के बनाई गई है। तो उस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्लास पूरी देखिएगा और अगर आपको ये क्लास पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? उदयभद्र, महापद्मनंद, अशोक या फिर कालाशोक। तो प्रश्न क्या पूछा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत यानी जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो आयोजन था किसके शासनकाल में किया गया था? वो किया गया था कालाशोक के शासनकाल में, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। और कब किया गया था? 383 ईसा पूर्व में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? साबक मीर ने की थी। तो ये एक याद रखने वाला पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। सन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसने इसकी अध्यक्षता की थी इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में या फिर सिकंदरा में। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई? सन 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न अक्सर पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 4 है कि इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि पूछ के आ रहा है कि कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ये बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान या फिर सूरसेन। तो दिए गए ऑप्शन में आपका कौन है जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? वो है सूरसेन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है कि दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की? तो हम सब जानते हैं दीन-ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन-ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। अगला प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। 6 में पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? अब देखिए ये प्रश्न कल की क्लास में मैंने आपको करवाया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? तो आज़ाद हिंद फौज जो थी वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। कैसे हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी, रामास्वामी सीआर। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल। तो इसमें आपका क्या से ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें आप अक्सर कहीं लिखा लिखे सी राजगोपालाचारी करके भी लिखा होता है। तो ये इसमें आपका 8 में ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न अक्सर कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 9 है, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे कौन सा एक मकसद नहीं था? देखिए फिर प्रश्न में पूछ रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन हुआ उसके पीछे उनका क्या मकसद था जो कि नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है कि बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, तो ये सही है, ये था। बांटो और शासन करो की नीति, ये भी था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये भी था। और सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, तो ये नहीं था। जो बंगाल विभाजन के पीछे उनका जो मकसद था वो डी नहीं था। तो 9th में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि देशबंधु किसे कहा जाता था? तो देशबंधु किसे कहा जाता था? चित्तरंजन दास को कहा जाता था। 10 में आपका क्या सी? ऑप्शन नंबर सी
देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चित्तरंजन दास जो थे उन्होंने वकालत छोड़ दी थी और अपनी जितनी भी संपूर्ण संपत्ति थी वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के जो रोगी थे उनको इलाज के लिए दान कर दी थी। तो उनके इस त्याग को, इस बलिदान को देखते ही हुए उन्हें देशबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है कि तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है। देखिए, तापक्रम विलोमता का मतलब होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। प्रश्न नंबर क्या पूछा है कि तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ता चला जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को तापक्रम विलोमता कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। देखिए, जो रिहंद परियोजना है वह भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। रिहंद बांध एक गुरुत्वीय बांध है और गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर ये निर्मित है। ये लगभग 70 वर्ग मील में फैला है और ये रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। तो इस तरह से आपका 12 में क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है कि शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। शिवकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 12 में आपका ऑप्शन नंबर डी, 13 में क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि शिवकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है तो कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश का है, वहीं स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत किस देश के साथ, कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसको साझा करता है। ऑप्शन में दिया है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। तो दिए गए ऑप्शन में आपका क्या सही हो जाएगा, बांग्लादेश। सी सही है। इसके साथ भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल राज्य सीमा साझा करते हैं। और इसके साथ ही अगर पूछ ले प्रश्न कि भारत की सबसे छोटी सीमा किससे लगी हुई है तो वो अफगानिस्तान से लगी हुई, मात्र 106 किलोमीटर। तो सबसे लंबी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 15, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं। इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है, लू, नॉर्वेस्टर, मावट या सोलेनो। तो इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है, इन्हें नॉर्वेस्टर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एमएसपी कहते हैं, यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसकी जो घोषणा है वो केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 17 देखिए पूछ रहा है कि सेज से क्या तात्पर्य है। SEZ लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है सोशल इकोनॉमिक जोन, थर्ड ऑप्शन है सोशल एंटरटेनमेंट जोन, या आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं इसको। अगर आप से ऐसे भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा लोकहित में सुझाए गए जो विशेष ऑडिट है उसका व्यय जो है वो कौन वहन करता है। तो बैंक कंपनी के द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। 18 में आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19 पूछ रहा है कि कौन सा वृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है। देखिए, आर्थिक घटक का मतलब क्या होता है? किसी देश के धन के अच्छे कामकाज की गारंटी है। तो जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, बजट बनाना, मौद्रिक नीति का नियमन, भुगतान संतुलन परिवर्तन की नीति, तो इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई भी वृहद आर्थिक घटक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि आर्थिक घटक का मतलब क्या है? किसी देश के धन के अच्छे कामकाज की गारंटी से है। और इन तत्वों के बीच में जो भी कंपनियां हैं वो उपभोक्ताओं, बाजारों और सरकार पर जोर देती हैं, और इसके अंतर्गत परिवार, कंपनी, सरकार, वित्तीय संस्थान, आयात व निर्यात बाजार, श्रम बाजार, वस्तुओं व सेवाओं के बाजार इत्यादि घटक होते हैं। जो आपको ऑप्शन दिए उनमें से कोई भी आर्थिक घटक का उदाहरण नहीं है। मैंने आप लोग को क्या बताया है? परिवार, कंपनी, सरकार, वित्तीय संस्थान, आयात व निर्यात बाजार, श्रम बाजार, वसूलों व सेवाओं के बाजार आदि घटक आते हैं। अब अगला प्रश्न नंबर 20 है कि 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या बतानी है। तो कितने हुए थे? 14 हुए थे। 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी है? 14 है। अगला प्रश्न नंबर 21 में पूछ रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो आरंभ है वो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। अपडेट भी याद रख सकते हैं, 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो वो दिया था केशवानंद भारती के मामले में। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लगभग निषेधाधिकार की शक्ति देता है। तो आपका 23 में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में पूछा जा रहा है, देखिए कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। अब उसके सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 66 है उसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन जो निर्वाचित और मनोनीत हैं से मिलकर बनाया गया जो निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा किया जाए, उसके द्वारा किया जाने का जो है प्रावधान है। और यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है ये पूछ लेते हैं किसके में यूज किया जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगला प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जापान। प्रश्न नंबर 26 है, नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण है उत्तल, अवतल, बेलनाकार या समतलोत्तर दर्पण। तो नाई द्वारा जो दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्या सही होगा? 26 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 में पूछा जा रहा है कि संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है। ऐसा जुड़ाव सामान्यतः क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया, संवेदी मार्ग, प्रतिक्रिया चाप या फिर संवेदन मार्ग। तो देखिए, किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना जो अचानक अनुक्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ये क्या होती है? स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना हो जाती है। जैसे सुई चुभाई जाए तो आपका हाथ जैसे हट जाता है तुरंत। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था कि संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है। ऐसा जुड़ाव किससे संबंधित है? क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है।
प्रश्न नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। इसे शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये गैस ठोस अवस्था में होती है तब बर्फ की तरह दिखाई देती है। तो आपका क्या से हो जाएगा 28 में? ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ। प्रश्न नंबर 29 में देखिए पूछा जा रहा है कि आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम है? आवृत्ति मापने की इकाई का क्या नाम है? हर्ट्ज है। आवृत्ति को आप किसको में नापते हैं? हर्ट्ज में। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। और आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है किसके बराबर होती है? इक्वल्स टू 1 अपॉन जो है टी, यानी आवर्त काल के बराबर होती है। क्या फॉर्मूला है इसका? F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, यानी टी मतलब आवर्त काल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है 30 और आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है ये। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वह धातु जो ऊष्मा की सुचालक है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऊष्मा की सुचालक कौन सी है? चांदी, सीसा, पारा या फिर जस्ता। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। ये क्या है? जो ऊष्मा की सुचालक है। तो इस तरह देखिए हमारे 30 प्रश्नों की जो क्लास थी यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल 30 नए प्रश्नों के साथ आपके एग्जाम में थोड़ी सी आपकी मदद करने के लिए। तब तक अगर आपको एक क्लास और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तब तक बिना पेशेंस जो है खोए आराम से करिए। हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक आप सभी को नमस्कार।